जय हिंद। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो पार्लियामेंट में एफसीआरए अमेंडमेंट जो बिल आया हुआ है उस पर क्यों इतनी चर्चा बनी हुई है और क्यों यूएस असेंबली तक उसकी बात कर रही है और क्यों विपक्ष उसके लिए सरकार को घेरे हुए है। तो ये जो नया बिल आया हुआ है इस पे ये चर्चा इसलिए बनी हुई है क्योंकि जो विदेशी धन आता है, मतलब जो एनजीओ होते हैं उनको जो फॉरेन करेंसी आती है उसके लिए ये बिल आया हुआ है। फॉरेन फंडिंग जो आती है तो उसको नियंत्रित करने वाला कानून है जो तय करता है कि कौन कितना किस उद्देश्य से विदेशी योगदान प्राप्त कर सकता है। एफसीआरए का मतलब क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। यह भारत में विदेशी योगदान को क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई कंपनी, कोई सरकार, इनसे मिलने वाला कोई पैसा किसी एनजीओ को। फिर एफसीआर अमेंडमेंट बिल 2026 क्या बदलना चाहेगा कि विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले जो एनजीओ हैं उन पे अधिक से अधिक निगरानी रखी जाए। इसमें कुछ मुख्य बदलाव हैं, जैसे एनजीओ की संपत्तियों के लिए एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई जाएगी। फिर लाइसेंस समाप्त होने पर संपत्तियों का कैसे सरकारी प्रबंधन होगा, अल्टीमेट डोनर का खुलासा करना होगा, ये फिर जांच का केंद्रीकरण होगा। सजा में कुछ कमी की गई है, 5 साल से 1 साल कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, जिसमें देखिए क्या होता है, कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है तो उसको 4 तरीके से दिया जा सकता है। 4 सोर्स हैं इस तरीके से, देखिए जैसे 4 स्रोत, मतलब कोई विदेशी व्यक्ति किसी भारतीय एनजीओ को पैसा दे सकता है, कोई विदेशी कंपनी जो विदेश में रजिस्टर्ड है वो पैसा दे सकती है, कोई विदेशी संस्था वो पैसा दे सकती है एनजीओ को, और कोई विदेशी सरकार। तो जैसे विदेशी व्यक्ति मान लीजिए कि एलन मस्क हो गया, इसने पैसा दिया किसी एनजीओ को भारत के। फिर कोई विदेशी कंपनी, मतलब मान लीजिए टेस्ला या स्पेस एक्स, इसने पैसा दिया किसी एनजीओ को। चार, और जैसे कि कोई विदेशी संस्था, मान लीजिए फोर्ड फाउंडेशन, ये पैसा दे दी किसी भारतीय एनजीओ को। इसके अलावा कोई विदेशी सरकार, मान लीजिए कि यूएस गवर्नमेंट, इसने पैसा दे दिया। अब ये क्या क्या दे सकते हैं? तो पैसा दे सकते हैं, सामान दे सकते हैं, संपत्ति दे सकते हैं और तकनीकी सहायता दे सकते हैं। तो ये 4 चीजें दे सकते हैं और 4 तरीके के लोग जो है वो पैसा दे सकते हैं, ये इसमें बोला गया है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि इसके आवश्यकता क्यों पड़ी हुई है। तो हम आगे आगे की स्लाइड में देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हुई है और कुछ चुनौतियां हैं, विपक्ष क्यों घेरे हुए हैं। तो इसका जो पिछला एक एक्ट था 2010 का, 1976 में बना, फिर 2010 में बना, फिर 2010 वाले एक्ट में 2020 में अमेंडमेंट हुआ, फिर अब 2026 में अमेंडमेंट हो रहा। तो 20 और 20 में ऐसा क्या नहीं हो पाया जो 26 में कर रहे हैं? तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है 2020 वाले का, कि विदेशी अंशदान के उपयोग पर कड़ी निगरानी रखना था 2020 वाले अमेंडमेंट का। 26 वाला अमेंडमेंट क्या बोल रहा है कि प्रशासनिक कमियों को दूर करना है, सिर्फ निगरानी नहीं रखना। कोई डेजिग्नेटेड अथॉरिटी थी क्या पहले 2020 में? तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, इस बार ये व्यवस्था बनी हुई है। एनजीओ की संपत्तियों का क्या होगा? पहले स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी 2020 वाले संशोधन में। अब जो है रजिस्ट्रेशन समाप्त या रद्द हो गया है तो उनकी संपत्तियों को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, ये सब कुछ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो है तय करेगी। इसके बाद टेम्परेरी परमानेंट वेस्टिंग, मतलब कि कोई एनजीओ है, अगर उसकी संपत्ति जो है अब वो किसी को, पहले क्या होता था किसी दूसरे के हवाले कर दिया जाता था, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अब ऐसा प्रावधान जोड़ा गया है कि संपत्तियों को अस्थायी या स्थायी रूप से किसी को दे दिया जाएगा। जैसे मान लो कोई स्कूल है, वो एनजीओ एक स्कूल चला रहा था, अब एनजीओ बंद हो गया या एनजीओ रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराया, तो उस सरकारी स्कूल को कुछ समय के बाद शिक्षा विभाग को दे दिया जाएगा अगर वो अच्छी अवस्था में है तो। इसको कहेंगे परमानेंट वेस्टिंग या टेम्परेरी वेस्टिंग। फिर अगर वो एनजीओ जो है अगर चलायमान नहीं है, उसकी कुछ संपत्ति है, तो उसका क्या होगा, वो भी सब कुछ इसमें प्रोविजन दिया गया है। ये एक अंतर है, आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा था एफसीआरए का, तो 1976 में एक पहला एफसीआरए कानून ही लागू हुआ था। फिर उसके बाद 2010 में उसको खत्म करके या चेंज करके एक नया एक्ट ही ला दिया गया, अमेंडमेंट नहीं हुआ, नया एक्ट ही लाया गया। फिर 2020 में इस 2010 वाले का अमेंडमेंट हुआ था, सख्त संशोधन किए गए थे जो पीछे हम देख रहे थे, और 2026 में इस 2010 वाले एक्ट पे ही अमेंडमेंट किया जा रहा है, और 2020 वाले कुछ संशोधन जो थे उनको भी चेंज किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं कि एफसीआर अमेंडमेंट बिल 2026 केवल नए बदलाव, देखिए सिर्फ नए नए बदलाव। तो एनजीओ की संपत्तियों के लिए एक अथॉरिटी बन रही है, सरकार एक अधिकृत अधिकारी नियुक्त करेगा जो एनजीओ की संपत्तियों का प्रबंधन और निगरानी करेगा। लाइसेंस समाप्त होने पर संपत्तियों का सरकारी मैनेजमेंट कौन करेगा, ये देखा जाएगा। फिर अल्टीमेट डोनर का खुलासा करना पड़ेगा कि मान लीजिए कोई एबीसी एनजीओ है, उस एबीसी एनजीओ को कौन डोनेट कर रहा है, यूएस से कर रहा हो, चाहे पाकिस्तान से, चाहे बांग्लादेश से, चाहे कहीं से भी कोई डोनेट कर रहा हो, तो वो डोनर का नाम बताना पड़ेगा, उद्देश्य और राज्य बताना पड़ेगा कि उसका उद्देश्य क्या है पैसे मांगने का तुम्हारा। दूसरा, तुम और कौन कौन से राज्य में तुम्हारे एनजीओ चल रहे हैं वो सब बताने होंगे। फिर जांच प्रक्रिया का केंद्रीकरण होगा। सजा में कमी कर दी गई है,
जैसे पहले 5 साल की सजा होती थी, अब उसको 1 साल कर दिया गया है। अब जैसे एफसीआर अमेंडमेंट बिल 2026 है क्या, मतलब इस बिल से सरकार क्या करना चाह रही है? तो मोस्टली फॉरेन फंडिंग की बेहतर मॉनिटरिंग करना चाह रही है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना चाह रही है, एसेट मैनेजमेंट पर जो एसेट मैनेजमेंट है उसको स्पष्ट करना चाह रही है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना चाह रही है, पब्लिक इंटरेस्ट सुरक्षित करना चाह रही है, और सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना चाह रही है। जैसे कि देखिए कि कोई एनजीओ है जो विदेश का एनजीओ है और भारत के एनजीओ को पैसा दे रहा है, क्योंकि विदेशी सरकार है वह भारत की सरकार को पैसा दे रही है, सॉरी कोई विदेश की सरकार है जो भारत के किसी एनजीओ को पैसा दे रही है। अब क्या होता था, जैसे आप कुछ समय पहले क्या हुआ था, जो ब्रह्मोस मिसाइल जैसे भारत के पास है, तो उसको कहाँ पे शिफ्ट करना था, लद्दाख वाले क्षेत्र पे शिफ्ट करना था। तो सरकार जो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो सड़कों को चौड़ी बना रहा था ताकि उसको उस रास्ते से लेके जाया जा सके। तो कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट जो एनजीओ थे उसने इसका अपोज किया और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की कि ऐसा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्यों सड़कें चौड़ी कर रहा है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो प्रभावित होगा, ये सारी चीज़ें। तो उस एनजीओ की वजह से सरकार को सारी डिटेल सामने रखनी पड़ी कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो चाइना को इसकी वजह से ये पता चला कि जो इंडियन जो मिलिट्री है या इंडियन सरकार जो है वो क्या कर रही है, अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को लद्दाख वाले क्षेत्र में या फिर सिक्किम वाले, कारगिल वाले या फिर सिक्किम वाला जो एरिया है उन सब जगहों पे शिफ्ट कर रही है। तो इस तरीके से जो स्ट्रेटेजिक जानकारी है ये सब पता चल जाती हैं, या फिर कोई विकास कार्य हो रहा है उस पर बाधा बनती है। तो कभी कभी ये सही भी होता है पर कभी कभी बहुत गलत भी होता है। इन सबको सरकार जो है देखना चाहती है, रेगुलेट करना चाहती है। अब इस बिल से क्या फायदा होगा, तो एसेट का मैनेजमेंट होगा। कोई एनजीओ है उसके पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है, खूब पैसा आ रहा है, तो उसका एक मैनेजमेंट होना चाहिए ना कि इतना पैसा उसके पास आ रहा है तो उसका प्रॉपर ऑडिट हो, सब कुछ हो। इसके अलावा वो जो एनजीओ है, अब अगर वो कार्यशील नहीं है तो उसका उसकी एसेट का अब क्या होना चाहिए ये सब देखेगा। अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाएगी उस एनजीओ की, कि उस एनजीओ को बताना पड़ेगा कि हमारे पास इतना पैसा आया, कहाँ से पैसा आया, डोनर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर उस एनजीओ को ये बताना पड़ेगा कि कैसे हम किस राज्य पे और किस उद्देश्य से पैसा खर्च कर रहे हैं। फिर जो फॉरेन फंडिंग है उसकी अच्छी से मॉनिटरिंग भी हो जाएगी। जब हमको सोर्स पता चलेगा तो ये पता चलेगा कि ये सोर्स जो है इसका बैकग्राउंड क्या है। इसके बाद जो पब्लिक पर्पस है वो सुनिश्चित होगा। पब्लिक पर्पस सुनिश्चित क्या होगा वो आगे देखेंगे हम। और मिसयूज जो है उसकी बहुत कम संभावना रहेगी कि कोई एनजीओ है वो मान लीजिए अपने खराब उद्देश्य से भारत में काम कर रहा है, तो वो मिसयूज जो है उसका वो पता चल जाएगा और उस पर लगाम लगाई जाएगी। और जुडिशियल अपील का प्रावधान भी मौजूद है। इसके बाद विपक्ष क्या कहना चाह रहा है, तो विपक्ष कह रहा है कि इसमें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाएगी और एनजीओ की स्वतंत्रता जो है वो प्रभावित होगी। फिर सिविल सोसाइटी पर दबाव बढ़ेगा और डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को ये बहुत ज़्यादा पावर मिल जाएगी, तो इससे दुरुपयोग भी कर सकती है ये। और फेडरलिज्म पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे देखिए इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को बहुत अधिक पावर मिल जाएगी का मतलब ये है कि सरकार जो है एनजीओ को कहाँ से, किस लिए, क्यों पैसा आ रहा है, ये सब जानेगी सरकार। और उसका जो डोनर है वो भी जब डिस्क्लोज होगा तो उसके बारे में सब जानकारियां मिलेंगी। और जो एनजीओ है उसको अपनी सारी जो जानकारी वो सब देनी पड़ेगी, तो एनजीओ की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। जो सिविल सोसाइटियां हैं जो एनजीओ बनाती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रही हैं या कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, ये सब जो बन रहा है, तो सिविल सोसाइटियां जो इन पर दबाव बनेगा और ये जो है फ्रीली काम नहीं कर पाएंगे। इनको लगेगा कि अगर यार यहाँ से फंडिंग आई तो कहीं ऐसा ना हो कि एक हमारे ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाए, तो बचेंगे वो लोग। और जो ये अथॉरिटी जो है, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो है, ये इसको बहुत ज़्यादा पावर है, आगे देखेंगे कितनी ज़्यादा पावर है, तो इस पावर का कहीं वो दुरुपयोग ना करे। फिर फेडरलिज्म पर प्रभाव पड़ेगा। कैसे प्रभाव पड़ेगा कि जांच शुरू करने के पहले केंद्र की पूर्व अनुमति लेनी है। मतलब ये कि मान लीजिए जैसे सेंटर में ए पार्टी की सरकार है, सेंटर में ए पार्टी की सरकार है, और मान लीजिए कि कोई स्टेट है जैसे तमिलनाडु, तमिलनाडु में बी पार्टी की सरकार है, और मान लीजिए गुजरात हो गया, वहाँ पे ए पार्टी की सरकार है। तो ये ए पार्टी की सरकार जो है पूर्व अनुमति इस राज्य के लिए तो दे देगी, लेकिन इस राज्य के लिए जरूरी है कि ना दे, हो सकता है दे भी दे। तो ये इसमें एक क्या बना हुआ है कि जो संघवाद है वो प्रभावित होगा। अब कुछ यूएस की असेंबली ने भी कमेंट किया है कि सॉरी, कि जो अटैक ऑन क्रिश्चियंस, मतलब ऐसा कह रही है यूएस में जो कुछ सांसद है वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये जो बिल है, ये जो क्रिश्चियंस को यूएस से जो पैसा भेजा जाता है, फंडिंग भेजी जाती है चर्च को, उसके लिए ये लाया गया है, वो प्रभावित होगा। जो फंडिंग है उस पर इतना रेगुलेशन किया जाएगा कि जो चर्च है उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, ऐसा इनका मानना है। फिर उसके बाद जो शशि थरूर है उन्होंने ऐसा कहा है कि जो
रिलेशनशिप है किसके बीच में, इंडियन स्टेट मतलब भारत सरकार और जो सिविल सोसाइटी है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप बना हुआ है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, ऐसा इनका कहना है। फिर उसके बाद अब हम जो सबसे मेन चीज़ है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, इसके बारे में देखते हैं कि ये इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है, इसकी आलोचना इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है। तो जो 2010 का एक्ट था उसमें ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं था, ठीक है, उसमें सिर्फ इतना प्रोविजन था कि उसकी निगरानी रखनी है, और उसकी संपत्ति का सरकार के पास आ भी गई तो संपत्ति का बाद में क्या करना है ये कुछ भी तय नहीं था। लेकिन अब जो है ये जो नया बिल आया है इसमें सब कुछ है कि जो अथॉरिटी है वो बनाई जाएगी, पहली बात तो पहले तो था भी नहीं, अब बनाई जाएगी इस बिल के द्वारा। इस अथॉरिटी की जिम्मेदारी क्या होगी कि उस संपत्ति की रक्षा करेगी और रख रखाव सुनिश्चित करेगी, फंड का सुरक्षित प्रबंधन करेगी, स्कूल और अस्पतालों का संचालन जारी रखेगी, यदि एनजीओ दोबारा पात्र हो जाए तो उसको संपत्ति भी लौटाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी वो सारा पैसा रख लेगी उस एनजीओ का, अगर वो एनजीओ बंद हो गया तो वो उसको संचालित भी कर सकती है, और अगर मान लीजिए संचालन करने लायक नहीं है तो उसको बेच के उसका पैसा संचित निधि में भी डाल सकती है। तो सरकार एनजीओ की संपत्ति कब संभालेगी, ऐसी कौन सी कंडीशन आ जाएगी जब सरकार उस एनजीओ की संपत्ति जो है अपने पास रख लेगी, संभालने लगेगी, जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, उस एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रेशन था वो सरेंडर कर दिया गया, तीसरा रजिस्ट्रेशन उसने रिन्यूअल ही नहीं कराया, मान लीजिए 5 साल के अंदर कराना होता है और वो 5 साल 10 महीने हो गए, 5 साल 1 महीना हो गया और उसने रिन्यूअल नहीं कराया, तो सरकार जो है एनजीओ की संपत्ति संभाल लेगी। और रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाए, 5 साल बाद एक्सपायर हो जाता है और दोबारा कभी करवाया ही नहीं, तो भी सरकार उसकी संपत्ति जो है संभाल लेगी। अब सरकार संपत्ति कब करे, मतलब संपत्ति जो है वापस कब करेगी, संभालना स्टार्ट तो कर दी, तो क्या वापस भी करेगी, हाँ वापस करेगी। कब वापस करेगी, अगर वो एनजीओ पुराने सब काम कर ले, मतलब वापस रजिस्ट्रेशन रिस्टोर करा ले, नया रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर ले, या उसको रिन्यूअल मिल जाए, तो फिर से सरकार उसकी संपत्ति जो है वापस कर देगी। जैसे आपकी गाड़ी कहीं नो पार्किंग जोन में खड़ी रहती है, आपकी गाड़ी टोल वो करके ले जाते हैं, अब वापस आपको अपनी गाड़ी लेना तो आप चालान भरिए और वापस अपनी गाड़ी ले आइए, ऐसा ही यहाँ पे होगा। अब सरकार स्थायी रूप से नियंत्रण कब ले सकती है, पहले तो था टेम्परेरी नियंत्रण, अब यह है कि पूरा परमानेंट कब कंट्रोल ले लेगी, यदि एनजीओ तय समय के भीतर रजिस्ट्रेशन वापस नहीं लेती है तो वो क्या करेगी, सरकार संपत्ति इसकी रख ही लेगी पूरी स्थायी रूप से। यदि एनजीओ पूरी तरह बंद हो जाता है बिना किसी जानकारी के, पूरी तरह एनजीओ बंद हो जा रहा है, फिर उसके बाद यदि संस्था ही पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जा रही है तो सरकार जो है उस संपत्ति का स्थायी रूप से नियंत्रण ले लेगी। इसके बाद फिर उन संपत्तियों का क्या होगा, जिन संपत्तियों को सरकार स्थायी रूप से अपने पास रख लेगी उन संपत्तियों का क्या होगा, तो उन संपत्तियों का ये होगा कि ये जो सरकार ऐसा कह रही है कि ये सर मतलब आलोचना ये हो रही है कि जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनेगी वो क्या करेगी, इसको पूरे तरीके से रेगुलेट करेगी और पूरा पैसा रख लेगी, पर सरकार कह रही है ऐसा नहीं है, वो जो अथॉरिटी है वो उसकी निजी उस अथॉरिटी की निजी संपत्ति नहीं है, वो देश की निजी संपत्ति रहेगी। तो अगर ऐसे कोई स्कूल चल रहा है तो शिक्षा विभाग को दे दिया जाएगा, मान लीजिए कोई एनजीओ स्कूल चला रहा था, अब वो एनजीओ निष्क्रिय हो गया, वो बंद हो गया, वो काम ही नहीं कर रहा है, तो अब ऐसा होगा कि वो स्कूल को शिक्षा विभाग को सौंप दिया जाएगा अगर वो वर्किंग स्टेज में है तो। ऐसे ही कोई अगर अस्पताल चल रहा था तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को दे दिया जाएगा, अगर कोई ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा। अब अगर एक ये चीज़ है कि पब्लिक पर्पस का क्या मतलब है यहाँ पे, तो पब्लिक पर्पस का मतलब ये है कि कोई संपत्ति जो चलायमान थी, ठीक है, तो विदेशी धन से बनी संपत्ति का उपयोग जनहित में जारी रहेगा, मतलब स्कूल चल रहा था तो चलता रहेगा, अस्पताल चल रहा था तो चलता रहेगा, समाज को मिलने वाली कोई सेवा चल रही थी तो वो चलती रहेगी, एनजीओ भले बंद हो जाए पर उस एनजीओ का जो काम है वो चलता रहेगा अगर वो सही रूप से जारी था तो। अब एक कंडीशन इसमें और भी है कि कब पैसा कब पैसा जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। मान लीजिए कि अगर वो स्कूल चल रहा था तो उसने शिक्षा विभाग को दे दिया, अस्पताल चल रहा था तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को दे दिया, कोई प्रशिक्षण केंद्र चल रहा था तो स्किल डिपार्टमेंट को दे दिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि वो एनजीओ की इमारत तो हो, जमीन हो, लेकिन वो चलायमान नहीं हो, तो अगर उसकी कोई खाली पड़ी जमीन है, कोई अनुपयोगी भवन है, कोई पुराना वाहन है, तो इसको क्या करेगी, जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है इस संपत्ति को बेचेगी, ठीक है, फिर बिक्री से जो पैसा प्राप्त होगा उस और अनुपयुक्त विदेशी अंशदान जो होगा उसको संचित निधि में जमा कर दिया जाएगा। तो सरकार के अनुसार इसका व्यक्तिगत लाभ किसी अधिकारी को नहीं मिलेगा, यह देश की संचित निधि में जा करके जमा हो जाएगा। इसके बाद सबसे बड़ा विवाद क्या है, मेन विवाद ये बना हुआ है,
जो सरकार का पक्ष ये है, सरकार ये कह रही है कि विदेशी धन से बनी संपत्तियां लावारिस नहीं रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई जमीन किसी एनजीओ की थी और बहुत समय तक अब वो एनजीओ जो है ध्यान नहीं दे रहा है, वो वहाँ पड़ी हुई है, लावारिस पड़ी हुई है, उसका कोई मिसयूज कर ले, इंक्रोचमेंट कर ले, तो सरकार कहना है कि इसको बेच करके देश की संचित निधि में डाल दिया जाएगा और देश के विकास में काम आएगा ये, और इसका दुरुपयोग रोका जाना चाहिए। फिर सार्वजनिक हित की रक्षा होगी इससे, और एक स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए कि होना क्या चाहिए। अगर कोई एनजीओ बंद हो गया तो कुछ तो प्रोसेस होनी चाहिए ना, कि क्या प्रोसेस हो उसके बंद होने के बाद भी। लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष का कहना है कि कुछ तो कहेगा, ये कहेगा कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो है इसको बहुत अधिक पावर मिल जाएगी, मिल तो जाएगी ही, तो वही पावर मेक्स करप्ट और एब्सोल्यूट पावर मेक्स एब्सोल्युटली करप्ट, ऐसा हो जाएगा। सरकार एनजीओ की संपत्तियों पर अधिक नियंत्रण स्थापित करेगी तो एनजीओ स्टैब्लिश करने से लोग बचेंगे, कि एनजीओ स्टैब्लिश करेंगे तो बहुत निगरानी रखी जाएगी और इस व्यवस्था के दुरुपयोग की आशंका है। फिर इसके बाद और मजबूत निगरानी और न्यायिक समीक्षा जो है बहुत ज़्यादा इसमें आवश्यक है। तो अभी कुछ इसमें ऐसे क्लॉज हैं जो सरकार ने जारी नहीं किए हैं, कुछ क्लॉज ऐसे हैं जो बहुत वेग हैं, तो इसको सरकार को और अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। और संसद में अमित शाह का वेट भी किया जा रहा है कि इस पे वो चर्चा करें और इस पे सारी जानकारी दें। तो इसी पे ये बिल था, ये जो बिल था अमेंडमेंट वाला, इसी पे था। तो आप अपने कमेंट दीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि इसमें और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्या सच में सरकार एनजीओ पे बहुत ज़्यादा रेगुलेशन कर लेगी इसके बाद, या जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है क्या सच में उसके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी? तो अपने सुझाव दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।